Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be about mechanical engineering at VIT. This will be a very detailed video covering all the aspects like professors, placement, labs and car teams and everything. So this video is kind of a casual interview with Ashutosh Dubey. He was a student of mechanical engineering at VIT from 2016 till 2020. He currently works in the R&D department of Bajaj. Since this is going to be a very long video, I request you to go to the timestamp in the description and you can directly jump to the part in which you are most interested in. Also, do subscribe to the channel because next month onwards you would be receiving placement specific videos which would be useful to you even if you do not join VIT. So let's begin. Hi Ashutosh, कैसे हो? बढ़िया एकदम। Okay, so let me introduce you to the audience. So we have with us Ashutosh today, and he is a mechanical engineering graduate from VIT University Chennai campus. He graduated in June 2020 और अभी बजाज के R&D डिपार्टमेंट में काम करते हैं. तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक जनरल से क्वेश्चन से. हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ VIT? पूरा का पूरा VIT 4 साल कैसा रहा? If you had asked me this question when I was in VIT, my answer must have different क्योंकि तब मैं उधर था, मैं अलग तरीके से आंसर दे सकता था. अभी इधर आने के बाद जब मैं बाकी कॉलेजेस के दोस्तों से मिला हूँ तो लगता है नहीं, अभी आंसर चेंज है. अभी ये है कि हाँ, ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है, स्पेशली हम जो नॉर्थ से हैं, कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा आता है. ये पूरा फर्स्ट ईयर इसी में निकल गया, वो डिफरेंस को समझते हैं. बट ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद ना अपने आप समझ आने लग जाता है क्या करना है क्या नहीं करना. कुछ सीनियर्स हेल्प कर देते हैं. इतना सब स्कूल में कभी नहीं किया होता है. कॉलेज अगर तो कोई ये सोच रहा है कि VIT मतलब कॉलेज की तरह कॉलेज है जैसे सारे कॉलेजेस होते हैं, आराम से टाइम निकालते हैं, मस्ती करते हैं, उतना नहीं है. टू बी फ्रैंक, स्टिल स्कूल वाला ही फील देगा काफी टाइम तक. तो एटलीस्ट सेकंड थर्ड ईयर तक तो ये स्कूल वाला ही फील देगा. टाइम पे असाइनमेंट्स खत्म करने हैं, क्लासेस टाइम से अटेंड करनी है, अटेंडेंस मेंटेन करनी है. प्रोफेसर्स हैं स्ट्रिक्ट हैं, हर तरीके के हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, लीनियंट भी हैं, तो वो सब रहेगा इधर. उतना वैसा कॉलेज नहीं सोच सकते अपन कि एकदम मस्ती करने चले गए इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसा दिखाते हैं, वैसा नहीं है. डिपेंड करता है तुम किस तरीके से मैनेज करो अपना टाइम को. सबने मस्ती करी, तुमने करी, मैंने करी, साथी करी, तो वो सब है. बट हाँ, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था. हर तरीके से एडजस्ट होने में टाइम लगता है सबको हर जगह, तो इधर भी टाइम लगेगा बट हो जाएंगे धीरे धीरे. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट VIT? ब्रांच में कैसे? इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए मतलब उस चीज को साइड रख दिया अभी, हॉस्टल मेंटेनेंस, उसको साइड रख के मैकेनिकल का कैसा ओवरव्यू रहा? यार अच्छा है, सच में अच्छा है. अगर तो मैकेनिकल इसलिए लिया है क्योंकि मैकेनिकल पसंद थी तब अच्छा है. इसलिए लिया है कि मैकेनिकल मिल रही थी तब यार वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है. बट अगर अच्छी लगती है मैकेनिकल, पसंद है, तो वो है. तो जैसा कि अभी तुमने बताया था कि तुम्हारे और भी दोस्त जो कि अलग कॉलेजेस से हैं, तो अब तुम्हारी उनसे भी बात हुई होगी, तो अब कैसा लगता है कि तुम्हारा मैकेनिकल कैसा था, बाकी कॉलेजेस से कैसे कंपेयर होता है? बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, IIT को एक बार फिर भी साइड रख दो, वहाँ है फैसिलिटीज. बट NITs में भी जो टॉप के NITs हैं उनको एक बार को अगर साइड रखें तो जो मेरे यहाँ पे दोस्त है, जो मेरे कलीग्स हैं बेसिकली, उनकी NITs उतना नहीं ऑफर करती थी जितना VIT ने ऑफर किया है. फर्स्ट वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फंडिंग उनकी उस तरीके की. VIT प्राइवेट कॉलेज है, ऐसा बहुत है. तो VIT की जो लैब्स हैं, और मैं दोनों मिला के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों लैब्स में गया हूँ, वेल्लोर भी गया हूँ, चेन्नई भी गया हूँ, तो मैंने सारी लैब्स एक्सप्लोर करी हैं. तो VIT की जो लैब्स हैं सच में बहुत अच्छी हैं, मैकेनिकल्स के लिए सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत एडवांस है. तो अगर रिसर्च वगैरह कुछ करनी है, कुछ नया डेवलप करना है, पेपर लिखना है या कुछ भी करना है, तो लैब्स हैं, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, बहुत डीप नॉलेज है अपने अपने सब्जेक्ट की. अब थोड़े बहुत खराब प्रोफेसर हर कॉलेज में हर जगह मिल जाएंगे वो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को तो अच्छे ही मिले प्रोफेसर सारे. उनके काम करने का, बात करने का तरीका वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो उनका पर्सनल तरीका है सबसे भी. जो प्रोफेसर्स हैं आशुतोष, उनका बैकग्राउंड कैसा है? मतलब वो लोग किस कॉलेज से पढ़े हैं, कैसा है? हाँ, काफी प्रोफेसर्स हैं जो हैं अपने IITs और NITs से हैं. कुछ प्रोफेसर्स जो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं वो फील्ड जॉब से हैं बेसिकली, या तो रिटायर्ड हैं या छोड़कर आए हैं या अपना काम खत्म करके आए हैं मैकेनिकल के अंदर. तो मेरे काफी प्रोफेसर ऐसे थे जो किसी ना किसी कंपनी में काम करते थे पहले, इधर MRF टायर्स या फिर कहीं ना कहीं वो काम कर चुके हैं. और कुछ प्रोफेसर्स हैं वो प्रोफेशनल डिजाइनर थे, मशीन डिजाइनर्स थे, और अभी भी वो करते थे कईयों के लिए. तो हाँ, मैकेनिकल के प्रोफेसर्स में 50-60% ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो फील्ड जॉब कर चुके हैं, तो उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है.
हाँ। तो वो पढ़ाने के लिए तो पढ़ाएंगे जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, बट उसके आसपास के बाहर की जो नॉलेज होती है ना, एक सब्जेक्ट लिमिटेड है, थ्योरी लिमिटेड है, हम्म। उसके बाद जो होता है ना वो अपने को बिल्कुल भी नहीं पता होता है, हम्म। वो उन प्रोफेसर को पता है। तो हाँ, फील्ड एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर हैं, और हाँ प्रोफेसर हैं तो सबके पास अपना एमटेक का डिग्री तो है ही, किसी किसी के पास मास्टर्स का डिग्री है। प्रोफेसर के डिग्री से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हाँ बीटेक एमटेक तो सबका कहीं ना कहीं से रहा ही रहेगा, बट हाँ अगर वो फर्क नहीं पड़ता ना, उसने आईआईटी से बीटेक एमटेक किया हो, अगर वो पढ़ा ही नहीं पा रहा है तो ऐसा नहीं है, पढ़ाने में अच्छे हैं, कुछ खराब तो हर जगह मिल जाएंगे, बट हाँ मुझे जो मिले सब अच्छे ही थे पढ़ाने में, अपने एटलीस्ट अपने फील्ड की नॉलेज बहुत थी। एक ड्रॉबैक ये जो मेरे को लगा था कि कुछ कुछ जो प्रोफेसर थे उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, एक ही प्रोफेसर तीन तीन चार चार सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऑल्दो वो सब्जेक्ट सब उसी फील्ड के हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाए। जैसे एक प्रोफेसर थे मेरे, अब फ्लूइड मैकेनिक्स भी वही पढ़ा रहे हैं, थर्मल भी वही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आईसी इंजन्स भी वही पढ़ा रहे हैं, और अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो सब्जेक्ट था वो भी वही पढ़ा रहे हैं। बाद में पता चला जब मैं पास आउट हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई एक सब्जेक्ट उन्होंने ले लिया था। तो ये प्रोफेसर की कमी की वजह से तो नहीं है, प्रोफेसर थे बहुत ज्यादा वहां पे, भर भर के थे, ये किस लिए है मुझे नहीं पता चला, बट हाँ ये एक चीज थी कि एक ही प्रोफेसर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा, और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर नहीं जिनका मैंने बताया, और भी ऐसा था। हम्म। तो ये एक चीज था कि वो सभी कुछ पढ़ाते थे ना, तो फिर उस वजह से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत डीप में अच्छे से नहीं पढ़ा पाते थे, क्योंकि उनके पास पढ़ाना बहुत सारे पीरियड्स लिमिटेड है, उनके पास लेक्चर्स लिमिटेड है, तो खत्म कराने के हिसाब से होता था। हाँ तो कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है, ऑनेस्टली कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है जहाँ पे पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए थी, या फिर जब एग्जाम आएगा तो वो एग्जाम कैसे क्लियर करना है, जो अपने मिड टर्म्स वगैरह जो रहते हैं वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ना, उनके लिए थी, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं बट कुछ कुछ में हुआ। ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछ रहे हो ना तुम, तो हाँ 4 साल में कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े हल्के में निकल जाएंगे। करिकुलम के बारे में बताओ कि करिकुलम कैसा था, मतलब आउट ऑफ डेट था या फिर सही था, गेट के सिलेबस से कितना मैच करता था अगर तुमको पता हो तो। हाँ गेट के लिए प्रिपेयर किया था मैंने, तो गेट के सिलेबस से तो मैच करता था, ओके। पूरा पूरा मैच करता था। एक्चुअली अन्ना यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो फॉलो होता है, तो अपडेटेड ही रहता है। बट ये है कि कुछ सब्जेक्ट में मुझे फील होता था कि हमें ना वो सब्जेक्ट में जितना एक बीटेक में पढ़ना चाहिए उसका सिर्फ 30 से 40% ही हमको सर्व किया ईआईटी ने। ये मेरे को कैसे अच्छा। मालूम पड़ा, मैं जब इंटर्नशिप पे गया हम्म। वहां पे जो मेरे को दोस्त मिले दूसरे कॉलेजेस से, तो जब उनसे बात करी तो मालूम पड़ा कि यार हमें ना कुछ सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बीटेक है, बैचलर्स डिग्री है, हर चीज को पकड़ के एकदम डीप में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, हाँ। ओवरव्यू भी देना होता है, बट उस ओवरव्यू के अंदर भी वो कम था। ओके। जितना जितना उनको पता था उतना मुझे नहीं पता था, इसलिए नहीं पता था मेरे को कि मैं पढ़ा नहीं, नहीं जितना कोर्स में था मैं सारा पढ़ा, बट कोर्स में ही अगर कम है तो क्या कर सकते हैं। हाँ। पर ये हर सब्जेक्ट के साथ नहीं था, ओके। रेयरली, और ये सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ ना ये इलेक्टिव थे, ये कोर भी नहीं है, अच्छा, कोर मतलब सही ये था, जो स्पेसिफिक इलेक्टिव्स थे सब्जेक्ट। उसमें जो कह रहे हो कि सारा कोर नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं जैसे था। टर्बो मशीनरी, अभी टर्बो मशीनरी बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, हम्म। ये कोर का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्पेसिफिक है, तो इसके अंदर जितना पढ़ाना था उतना नहीं पढ़ा, ये सब्जेक्ट भी टफ है मेरे को तो लगता था। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कोर नहीं थे, कोर अच्छे से पढ़ाए हैं। ओके। कोर तो एक्चुअली ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाए हैं बाकी कॉलेजेस के कंपेयर में, जैसे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है, डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, ये सब्जेक्ट तो जब मैं अपने बाकी सब दोस्तों से मिलता हूँ उनके कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाए हैं। और ड्राइंग है, ड्राइंग को तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, मशीन ड्राइंग और अपने नॉर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह। ड्राइंग पसंद पसंद भी था तो ज्यादा अच्छा लग गया होगा, वो अलग बात है। बट हाँ कुछ सब्जेक्ट तो सच में बहुत अच्छे पढ़ाए, और एक दो थे जहाँ लगता था कि हाँ इससे ज्यादा पढ़ाना चाहिए था, बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे पढ़ा के एग्जाम पास करने जितना करके कर दिया। ओके। बट उसमें भी इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर वो सब्जेक्ट पसंद है तो कोई भी कहीं से इंटरनेट से एक्स्ट्रा पढ़ ही लेगा। ठीक। तो तो करिकुलम तो यही आशुतोष। था, कहीं कहीं जगह लैग लगा। हम्म। हम्म, बोलो बोलो, तो कंप्लीट कर लो। हाँ कई जगह लगा कि हाँ अच्छा पढ़ा है, ओके। ठीक ओके। है। ठीक है, ठीक। ओके, तो आशुतोष लैब्स वगैरह कैसे थे? स्पेसिफिकली लैब अगर मैकेनिकल के देखें तो हम्म। जो मैन्युफैक्चरिंग लैब वो उनमें मशीन्स मतलब काफी पुरानी थी, जो अपने बहुत पुरानी कन्वेंशनल मशीन्स होती है वो थी। वो अच्छा है क्योंकि वो बेसिक्स हैं, वो आना हम्म। चाहिए, वो बहुत बेसिक।
आपको बेसिक लेथ, मिलिंग, कटिंग, हॉबिंग, बेसिक शेपिंग, स्लॉटिंग, ये सब आना चाहिए। वो बेसिक के लिए बहुत अच्छा, बट थोड़ी एडवांस मशीन्स उसमें हो सकती थी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जब मैं कह रहा हूँ, और एक्सपोजर पूरा था। तुम्हें लैब आवर्स में लैब यूज करना है वो तो है ही, अलग से सीखने के लिए जाके करना है जो मैं करता था अलग से, जैसे मेरे को एक कन्वेंशनल मशीन सब चलाना बहुत पसंद, तो अलग से सीख के जाके करना है तो करो बिंदास, बस टाइम लो अपने प्रोफेसर से, लैब अटेंडेंट वगैरह से अच्छे से यूज करो। पर इसके अलावा जो लैब्स थी, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की लैब्स हैं या टेस्टिंग की जो ज्यादा लैब्स हैं, वो सच में बहुत एडवांस थी। जैसे एक रिसर्च पेपर था मेरा, उसके अंदर मुझे एनाकोइक चेंबर का जरूरत था। अपने कॉलेज में था, मेरे को मालूम नहीं था हमारे कॉलेज में एनाकोइक चेंबर भी है, वो यूज करना था। फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जितनी लैब्स हैं, STIR वगैरह, वो सब अच्छी खासी हैं। और जितनी भी, हाँ, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं, तुम्हारे चाहे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वगैरह हो या कोई सी भी हो, वो सब थी, अच्छी खासी थी। चेन्नई में भी थी, एक दो चेन्नई में नहीं थी तो वो वेल्लोर में थी, तो वहां तुम जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैब्स तो एडवांस थी सच में। एक चीज है, लैब्स के लिए सच में सीरियस थे, कॉलेज सीरियस है। तुम्हारे लैब के एग्जाम्स अलग से होंगे, लैब के आवर्स पूरे हैं, मतलब 1.5 घंटे का लैब है, 2 घंटे का लैब है तो है, वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना है, वहीं पे उसको खत्म करना है, वहीं पे दिखाना। रिजल्ट नहीं आया तो सच में नहीं मिलता है मार्क्स, हमें तो नहीं मिलते। कुछ प्रोफेसर्स मिल जाएंगे जो थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, बाकी हाँ, लैब्स के मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, बेसिकली लैब्स मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ना, उसके लिए सीरियस हैं। लैब में टाइम देना पड़ता है, लैब मिस नहीं कर सकते हैं। लैब मिस ज्यादा नुकसान देता है अगर तुमने लेक्चर मिस किया उससे। थियरी एक बार को तुम मिस कर दो, अटेंडेंस मेंटेन कर लोगे, लैब मिस किया बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक लैब 2 अटेंडेंस काउंट होती है। ओके ओके। तो वो, हाँ, सॉफ्टवेयर, लैब्स के सॉफ्टवेयर वो सच में अच्छे थे। जब भी इधर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे ना काफी आसानी हो जा रही है यहाँ पे डिजाइनिंग करने में, सिमुलेशंस करने में, सब करने में। क्यों? क्योंकि जब हमारे सॉफ्टवेयर सिखाए थे, चाहे मशीन ड्राइंग के सॉफ्टवेयर थे या सिमुलेशंस के सॉफ्टवेयर थे, और जिन्होंने फाइनेट एलिमेंट एनालिसिस वगैरह सब्जेक्ट लिए हैं, उनके पास जो सॉफ्टवेयर थे, या फिर जिन्होंने ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिए होंगे, GM कोडिंग वगैरह सब चेक करने के लिए अपने, तो वो काफी अच्छे थे, उनको काफी अच्छे से सिखाया गया था। और काफी महंगे सॉफ्टवेयर हैं अपने पास अपने कॉलेज में, ये मुझे यहाँ आके पता चला। जो लैब इक्विप्ड है उन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, जो PCs वगैरह हैं वो काफी एडवांस है, उनका रैम वगैरह सब बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आशुतोष नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार टीम्स के बारे में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। कार टीम्स कितनी है वीआईटी में, उनमें जाना बहुत डिफिकल्ट होता है क्या, या उनसे क्या फायदा होता है ओवरऑल? कि कार टीम्स का मैं बताता हूँ, इस पे मैं बहुत अच्छा एलोबरेट करके बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद था कार टीम में। तो हाँ, कार टीम, जो बेसिकली कार टीम का मतलब है फॉर्मूला कार्स, वाहा, या फिर आप रोबोटिक्स के अंदर हो, या फिर एरोक्राफ्ट वगैरह जो बनते हैं, वो वाले जो कॉम्पिटिशन होते हैं, वो भर भर के हैं। मेरे रहते रहते अपने कॉलेज में 6 कार टीम्स थी। मैं इसमें रोबोट वाली टीम्स को, एरोक्राफ्ट वाली टीम्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली सिर्फ कार टीम। 2 बाहर थी, 2 कंबशन फॉर्मूला थी, जिसमें मैं था, वो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला थी। उसके बाद जब मैं निकल रहा था, निकलते निकलते गो कार्ट भी स्टार्ट हो गई थी। इतनी तो कार टीम्स थी वहां पे। और हाँ, कार टीम्स में बहुत सीखने मिलता है। थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि तुम्हें अपना पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज से फंडेड नहीं होती है। जो बनाना है खुद से बनाना है, खुद से खरीदना है, स्पॉन्सर्स खुद को लेके आने, वो सब करना है। बट स्पॉन्सर ला जो सकते हो। सीखने इसमें मिलता है, हाँ, और जो सीखने इसमें मिलता है ना, सिर्फ टेक्निकल नहीं, टेक्निकल तो सीखने मिलता ही है, क्योंकि खुद से बना रहे हो, और खुद से बना रहे हो, बीटेक के बंदे हो, गलत तो बनेगा ही पहली बार में। गलत बनेगा, मटेरियल वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, दोबारा बनाओगे और फिर सीखोगे कि क्यों गलत बना था। तो ये सब है, तो इसमें इस तरीके से सीखने तो बहुत मिलेगा टेक्निकल। उसके अलावा जो सीखने मिलेगा वो है स्ट्रीट स्मार्टनेस, स्पॉन्सर्स कैसे लेके आने हैं, कॉलेज वालों से कैसे परमिशन लेनी है, किसी किसी इवेंट्स पे जाने के लिए, इवेंट मैनेज कैसे करना है। उसके बाद जब तुम सीनियर बन जाते हो तो तुम्हारे अंडर जूनियर्स तो आएंगे उस कार टीम में, उनको कैसे मैनेज करना है। अगर तुम टीम में किसी डिपार्टमेंट के हेड बनते हो, जैसे ब्रेक्स में था, ब्रेक्स का हेड था, फिर तुम टीम के कैप्टन बनते हो, तो टीम कैसे चलानी है, वो सब चीजें कॉलेज नहीं सिखा सकता। वो सब चीजें अभी तुम किताब से तो नहीं सीख सकते हो, तो टीम में काम करके सीखेंगे बेसिकली। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और नहीं मिलेगा। लैब्स क्या है, लैब्स में बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, सब कुछ है, बट लैब क्या है, हफ्ते में एक बार एक लैब आती है और अगली बार दूसरा एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा करने नहीं मिलता। तो उस चीज पे परफेक्शन नहीं आएगा तुम्हारा। परफेक्शन कब आएगा ना, जब उसको खुद से बार 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 बनाओगे, और वो कहाँ होगा, वो कार टीम्स में होगा।
ये सब ना कार्डिंग के फायदे हैं। फायदे अभी और भी हैं, वो बताता हूँ, पर डिस्क्लेमर भी है कि अगर मन नहीं लग रहा है वहां पे, तो सिर्फ तो अगर इसके लिए गए हो कि कार टीम है, अपन इवेंट्स पे जाएंगे, इंडिया के नेशनल इवेंट्स पे जाएंगे, यूएस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां के इवेंट्स पे जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बोर हो जाओगे उस टीम में। काम नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे, इन्वॉल्व नहीं होगे तो बोर हो जाओगे, और फिर हर चीज बुरी लगने लगेगी इस टीम के बारे में। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर सच्ची में काम से गए हो, कई बार लगेगा कि सीनियर्स ऐसे काम क्यों करवा रहे हैं, मतलब हम बीटेक हैं एटलीस्ट, तो इतने छोटे काम सब क्यों करें, बट वो जरूरी है, वो जरूरी है, वो सीखने के लिए काफी अच्छे हैं। तो ड्रॉबैक्स ये हैं, बीच बीच में बोर लगने लगेगा, तुम डिजाइन बनाओगे, शायद तुम्हारे सीनियर्स को ना पसंद आए, तो रिजेक्ट भी होंगी फॉर नो रीजन, कई बार रिजेक्ट हो जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे कैप्टन को डिजाइन पसंद नहीं आती। बट ये होता है, ये तो कंपनी में भी होता है, ये तो अभी भी होता है, हर जगह होता है। तो वो भी सीखने मिलेगा कि कैसे डील करना है सीनियर्स के साथ, क्योंकि वीआईटी के अंदर रैगिंग को लेके बहुत सीरियस है अपना कॉलेज, पता ही है। तो सीनियर से इंटरेक्शंस वैसे ही बहुत दूर बना के रखते हैं, स्पेशली अपने अंदर, अपने फर्स्ट ईयर में स्पेशली। फर्स्ट ईयर में स्पेशली उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, वो भी मैकेनिकल सिविल में ही ज्यादा नॉर्मल हो पाता है, बाकी ब्रांचेस में उनका गेट टुगेदर इतना हो नहीं पाता ना। क्यों मिले वो आपस में, कोई रीजन नहीं है। मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर हम मिल जाते हैं कि हम प्रोजेक्ट साथ में करते हैं, स्पेशली मैकेनिकल टीम में साथ में होते, तो सीनियर्स के साथ मिलने को बहुत मौका मिलता है। तो ये भी एक फायदा है, सीनियर से कैसे बातें करनी है, या फिर अपना काम कैसे निकलवाना है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत है टीम का। और अब इसका लिटरल फायदा तो यही है कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था बजाज के अंदर, मेरे रेज्यूमे में लिखा था, मेरा सीजीपीए कोई खास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब जो इंटरव्यू था ना, वो पूरा इंटरव्यू मेरा इस बेसिस पे चला था कि मैं कार टीम में था। उन्होंने देखा, उसमें ब्रेक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ था, एचओडी, उन्होंने A4 पेपर दिया, पेन दिया, का बनाओ, शुरू से लेके एंड तक। कार में पेडल लगता है से लेके व्हील लॉक होता है, वहां तक का पूरा सिस्टम, सारे इक्वेशंस जो भी तुम यूज करते हो सब बनाओ। वो बनाया, और वो इसी चीज से सबसे ज्यादा इम्प्रेस थे, और मेरे को नहीं लगता है इंटरव्यूअर और किसी खास चीज से इम्प्रेस थे। मैन्युफैक्चरिंग बहुत पूछा, अब मैन्युफैक्चरिंग कार टीम में हो तो आ ही जाएगी, नॉलेज बहुत हो जाएगी। और ये पूछा, तो उनको भी जब तुम्हारा इंटरव्यूअर है, तुम बताओगे तुम टीम में थे, तुम इतने इवेंट्स पे गए थे, तो उनको पता चलेगा कि ये बंदे को एक्सपोजर मिला हुआ है, ये पहले ही इतने इवेंट्स पे जा चुका है, इतने सारे जजेस के सामने अपनी कार, अपनी डिजाइन प्रेजेंट कर चुका है, इसको बात करना आता है। इंटरव्यू पॉइंट से तो सच में बहुत फायदे में है, बट इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, मन से काम करना पड़ेगा, काम नहीं मिल रहा है तो काम मांगना पड़ेगा, ये है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आशुतोष कि इंटर्नशिप्स कैसे थे वीआईटी चेन्नई में, जैसे कि इंटर्नशिप जो करने होते हैं यूजीसी की तरफ से, जो मैंडेटेड है, जो सेकंड थर्ड ईयर के बीच में करते हैं, वो कैसे मिला आप लोगों को, कैसे था? इंटर्नशिप्स अपने दो टाइप के थे ना, एक तो जो यूजी के वो करने ही थे, या फिर एक इंटर्नशिप जो प्लेसमेंट्स के टाइम मिल रहे थे। जो प्लेसमेंट्स के टाइम मिल रहे थे वो प्लेसमेंट्स में काउंट होंगे, वो अलग है। वो तो अलग। बाकी इंटर्नशिप जो हमें सेकंड थर्ड ईयर के बीच में करनी ही है, तो ये है कि वीआईटी का नाम है, उस वजह से ना रेज्यूमे में एक चीज थोड़ी ऊपर आ जाती है, प्राइवेट कॉलेज तो है बट वीआईटी है, वीआईटी से थोड़ा आ जाता है। तो एटलीस्ट अगर तुम 10 जगह मेल डालोगे इंटर्नशिप्स के लिए, तो 3 या 4 जगह से तो रिप्लाई आ जाएगा, और अच्छे कंपनी से मिल जाते हैं इंटर्नशिप। बट स्टिल इन दी एंड इंटर्नशिप, जो ये बीच वाले इंटर्नशिप जो तुम कह रहे हो ना, सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में, स्टिल वो काफी डिपेंड करती है तुम्हारे खुद के पर्सनल कनेक्शंस पे, अपना रेज्यूमे तुमने कैसा बिल्ड किया है, उसमें भी यही सारी चीजें काउंट हो जाती है कि तुम्हारा एकेडमिक कैसा चल रहा है, तुम कार टीम में हो या तुम रिसर्च के अंदर हो, या तुम कुछ प्रोजेक्ट स्पेशल्स कर रहे हो, इन दी एंड वो वहीं पे काम आ जाती है। अगर छोटा सा लिवरेज कहीं चाहिए तो बस कि हाँ कॉलेज का नाम अच्छा, उस वजह से लिवरेज मिल जाएगा बस। ओके ओके। तो आशुतोष उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मैकेनिकल में एडमिशन लेके एक्चुअली फॉरेन जाकर एमएस करना चाहते हैं या बाद में एमटेक करना चाहते हैं, तो उसका कैसा स्कोप है वीआईटी में, इन्वायरमेंट कैसा है, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है गेट के लिए या फिर एमएस करने के लिए? एमटेक का मतलब तो गेट, और गेट का मतलब कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उससे गेट का एग्जाम नहीं निकलेगा। उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा बट वो एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एग्जाम पूरा बेस्ड है तुम कितना तेज क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम्हें कितने फॉर्मूलाज याद हैं, तुम कंसेप्ट कितनी तेज लगाते हो, और तुम
बेसिकली तुम्हारा कैलकुलेशन कितना फास्ट है और तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, कितने नहीं अटेम्प्ट करते हो, वो वापस से जैसे जेई के लिए प्रिपेयर किया था ये फिर से हाँ वही हो जाएगा। वही हो जाएगा। इसमें कॉलेज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हम्म, जिसके लिए तुम्हें कोचिंग्स करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, बुक्स से सेल्फ स्टडी करनी है, ये बिल्कुल अलग है इसमें। बट हाँ, सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तुम्हें ताकि तुम सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सको। कोचिंग लेने की शायद जरूरत भी खत्म हो जाए अगर तुम क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है ना, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अभी बस सीखना है कि सॉल्व कैसे करना है उस पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए। ये है एमटेक साइड। मास्टर्स में जो फायदा है वो मैं बताता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त थे मैकेनिकल के अंदर, उसमें हाँ, से मेरा बेस्ट फ्रेंड वो पर्ड्यू में यूएस के अंदर, ओके दूसरा दोस्त तो जर्मनी में, तीसरा ओके, दोस्त कनाडा में। हाँ हाँ, तो मेरे और एक चौथी दोस्त वो नेदरलैंड्स जा रही है अभी ओके, यूरोप में। हम्म तो ये है एमएस में बता रहा हूँ। अब इसमें ठीक क्या, है, वो इतने लोग कैसे एमएस में जा पा रहे हैं अच्छे से। सबसे पहले जो एक बेसिक प्रायोरिटी है एमएस की, वो तो तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। जो तुम्हारे आईएलटीएस है, टोफेल है, जीआरई है, ये एग्जाम तो खुद ही लिखने पड़ेंगे। इसमें कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, इसमें रिजल्ट खुद को ही अच्छा लाना पड़ेगा। राइट, कॉलेज इतना करता है कि इन सब के लिए जो कोचिंग है, जो कोचिंग वगैरह सब इन सब के लिए लगती है, उनसे टाई अप है अपने कॉलेजेस। जितने भी इस टाइप के कोचिंग्स होती हैं, हाँ हाँ, वो कॉलेज है मगूश वगैरह जो आकर कोचिंग देते थे। टाई अप है अपने कॉलेज से। तो हम्म, मैंने रिसेप्शन वगैरह लगते हुए देखे हैं इन सब कोचिंग के अपने कॉलेज के अंदर। और अपन अपना कॉलेज है इसलिए उनकी फीस वगैरह शायद थोड़ी कम हो जाती है अपने लिए। हम्म, ये है। उसके बाद जो बड़ी बात आती है वो आती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की। क्योंकि इस कॉलेज में एक्सपोजर ज्यादा था, कार टीम्स थी, रिसर्च के लिए लैब्स बहुत ज्यादा हैं, तो तुम्हारा एसओपी है जो हम्म, तुम्हें लगता है के लिए, वो काफी अच्छा बन जाता है। क्योंकि ये कॉलेज में ये सब चीजों का एक्सपोजर था। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैटर करता है जितने रहेंगे तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोफेसर से। हम्म, बट उसके अंदर भी एक चीज है कि वो तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर है, उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो तुम्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे। तो ये चीज जो एमएस के कॉलेजेस है उनको भी पता है। अगर इसको अपने कॉलेज के प्रोफेसर से एलओआर मिला है तो मिलेगा ही, मना नहीं हाँ करेगा हाँ कोई। हाँ, तो वो बाहर की किसी कंपनी से मिला हो ना तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। हम्म, बट हाँ, जो मैंने बताया कि ओवरऑल जो फायदे थे वो सब तुम्हारे एसओपी में ऐड हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है कॉलेज से। और हाँ, वो भी चेक करते हैं ना कि कॉलेज की ओवरऑल रैंक क्या है, इस हाँ कॉलेज की, और इंडिया में क्या रैंक है, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या रैंक है, वो भी चेक करते हैं ये चीजें हाँ हाँ। एडमिशन देने से। तो ये तो मैटर करता है। तो हाँ, एनआईआरएफ एमएस में रैंकिंग फायदा। जो है वो फॉरेन के कॉलेजेस हैं, वो देखते हैं उनकी क्या रैंकिंग है, तो उससे उनको एक उनको मतलब भले हम इंडिया में बैठ के कह सकते हैं कि एनआईआरएफ में वीआईटी ऊपर कैसे है, वो नीचे कैसे है, बट वो जो फॉरेन में बैठ कर देख रहा है उसको तो एक इंप्रेशन मिलता होगा ना कि ये कॉलेज उनके रैंकिंग में नंबर 13 पे, नंबर 11 पे आ रहा है, तो अच्छा कॉलेज होगा। वो तो रैंक्स देखेंगे ना, नंबर देखेंगे, वो हाँ चीज काउंट होता है। अब नहीं मेहनत करी तो यार तुम किसी भी कॉलेज में हो, कहीं भी नहीं जाओगे। नहीं होगा, नहीं, सही बात। हाँ, तो वो तो है। खुद से कितनी मेहनत करी इन the end वो तो फर्क पड़ ही जाता है, फिर चाहे कॉलेज कैसा भी। ओके, बट हाँ, अगर मेहनत बराबर करी तुमने तो एक छोटा सा लेवरेज इससे मिल जाता है कि हाँ, अपना कॉलेज का एटलीस्ट रैंकिंग अच्छा है। ठीक है। तो आशुतोष, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग काफी पूछना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें, तो समझ ही गए होंगे, प्लेसमेंट के बारे में बताओ कि प्लेसमेंट कैसा है मैकेनिकल का वीआईटी से। अब चेन्नई और वेलोर तो मान के चलते हैं दोनों में सेम ही प्लेसमेंट होता है, तो कैसा है हाँ, प्लेसमेंट इसके। मेरा इंटरव्यू तो वेल्लोर में ही हुआ था। मैं चेन्नई से ट्रैवल करके वेल्लोर गया था, हाँ, वहां जाके इंटरव्यू दिया। तो हम्म, अगर तुम ये देखो कि वेल्लोर से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें ये देखना कि वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। हाँ उसी रेशियो में रेशो होंगे। वही, हम्म, अपने यहाँ 300 मैकेनिकल हैं तो वहाँ 800 मैकेनिकल के, हाँ, तो ऑब्वियसली सेलेक्ट ज्यादा ही होंगे ना। सही बात। और प्लेसमेंट्स दो तरीके से, चलो तीन तरीके से, कि कोर हम्म, मैकेनिकल की कोर कंपनीज, जैसे मैं हाँ, बजाज में हुआ, उसके बाद अपने हीरो आई थी, महिंद्रा आई थी, मेरे को याद है एस्कॉर्ट्स आई थी जो ट्रैक्टर और ये हेवी हम्म, ड्यूटी मशीन्स बनाती है। फिर टाटा एडवांस जॉन, सिस्टम्स आई थी, मुझे याद है ये। हाँ ये आई थी। और पता है उसके बाद काफी सारी आई थी। मैंने फिर मेल चेक करना बंद कर दिया था, प्लेस हो गया था इसलिए। तो मैकेनिकल कोर की आई है, साल भर कंपनी आई है, तो हाँ प्लेसमेंट तो अच्छा है। उसके बाद ये हो गया कोर, कि तुमने हाँ, मैकेनिकल लिए, मैकेनिकल में ही जाने का मन है तो तुम मैकेनिकल में ही जा रहे हो। हम्म, पैकेज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। हम्म, कुछ एक शुरुआती companies जो स्टार्टिंग में आ जाती है उनको छोड़ दो तो। हम्म, बट हाँ, तुम मैकेनिकल में हो, तुम कोर में गए हो, तुम्हारा उस चीज में मन लगता है, तो एक दो साल में वो अपने आप तुम्हें इंक्रीमेंट्स लग लग के पैकेज अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा। और सिर्फ प्लेसमेंट की बात करनी थी, मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट लेके निकलना है, डजेंट हम्म, मैटर कोर है नॉन कोर है कुछ है, तो फिर तो भर भर के प्लेसमेंट है, फिर हाँ वो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक
एक्स्ट्रा स्किल्स तुम्हारे पास हो जो मेरे पास नहीं थी। मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है। तो मेरे लिए मैकेनिकल कोर पसंद भी थी और मजबूरी भी थी कि मैं अगर प्लेस हो सकता हूँ तो यही हो सकता हूँ और कहीं हो नहीं सकता। तो मेरे पास ऑप्शंस कम थे, हम्म, बट जिनके पास ऑप्शंस थे, जिनको हल्की फुल्की भी कोडिंग आती है, हम्म, उनके लिए भर भर के प्लेसमेंट सच में बहुत ज्यादा है। मैकेनिकल सिविल, लोग कहते सिविल से ज्यादा प्लेसमेंट नहीं होते अपने कॉलेज। तुम भाई खुद सिविल से हो, अपने कॉलेज में हाँ हाँ सिविल से प्लेसमेंट हो, हाँ हाँ, हुआ है कोर में बिल्कुल। नहीं हुए हो, कोर में कम होते हैं। बट हाँ, बट अल्टीमेटली सबको एक आईटी, ऑफर तो मिल ही जाता है। हाँ खाली हाथ जाना मुश्किल है कॉलेज से। तुम बहुत ही ज्यादा खराब होने चाहिए हो पढ़ाई में या फिर किसी चीज में, या फिर मन हाँ ही नहीं हो प्लेसमेंट्स में हाँ, बैठने का, तभी। तो खाली हाथ जाना थोड़ा मुश्किल है। ये मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल के बारे में। बट वो डिपेंड करता है तुम्हें किस टाइप का प्लेसमेंट चाहिए। तुम्हें कोर चाहिए जो काम पसंद है, वो हर जगह ही कम है तो यहाँ पे भी कम है। और ठीक। कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि बच्चे ज्यादा है, तो फाइट थोड़ा सा कोर के लिए। ओके। और अगर सिर्फ प्लेसमेंट्स लेके निकलना है तो वो है, उसमें कोई कमी नहीं तो लगता है कि लगभग लगभग सारे पॉइंट हम लोग कवर कर लिए हैं। तो लास्ट का जो पॉइंट है वो ये है कि तुम्हारे तरफ से क्या सजेशन रहेगा जो लोग एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो जब एडमिशन ले लें तो आगे 4 साल कैसा होना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मतलब 4 साल। अभी तुम रेट्रोस्पेक्ट में देख सकते हो तुमने जो गलतियां की होंगी, नहीं की होंगी, कैसा होना चाहिए। है। दो चीजें, एक इन जनरल जो आ रहा है कॉलेज में, मैं ब्रांच स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, हाँ उसके हाँ। लिए कि तुम नॉर्थ से हो तो कल्चरल शॉक तो है। हम्म, और अगर तुम्हें उस कल्चर, मैं एकेडमिक कल्चर की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया के ठीक। कल्चर की बात नहीं कर रहा, हाँ। एकेडमिक कल्चर की, कि अगर तुम्हें उस चीज की आदत नहीं है कि टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, अपन हम्म, होमवर्क बोलते थे स्कूल में, यहाँ असाइनमेंट्स बोलते हैं, हम्म, असाइनमेंट्स को सीरियसली लेने की आदत नहीं है, क्लास बंक करने की आदत ज्यादा है, ये सब है, तो वो कम हो जाएगा, हम्म, इतना नहीं है। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में घूमना फिरना है, नाइट आउट्स करने हैं, वो सब करना है, वो उतना नहीं रहेगा, कॉलेज थोड़ा हम्म, सीरियस है। हम्म, ये ओवरऑल जब आ रहा है, मैं ब्रांच स्पेसिफिक अगर कोई आ रहा है उसके लिए सजेशन है कि पढ़ाई करना है, ठीक है, पढ़ाई करना। और पढ़ाई करने में दो चीजें जो मेरे को लगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था कि यार पास हो जाऊं, हाँ, डर रहा था, हम्म, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ नया था, मेरे लिए वहां पे सच में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, इतना इतने अच्छे तरीके से ना मैंने पढ़ाई को देखा नहीं था। तो जब इस तरीके से मेरे को पढ़ाया गया, मुझे पहली बार समझ नहीं आया, मैं उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाया। तो हम्म, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था कि एग्जाम निकल जाए यार, मैं पास हो जाऊं। हम्म, या फिर एक मेरे माइंड में सेट था यार, 8 सीजीपीए सब बोलते होना चाहिए, 8 सीजीपीए सब होना चाहिए, तो बस वो मेंटेन कर लूं जैसे तैसे। हाँ हाँ, वो जो मैंने गलती फर्स्ट ईयर में करी थी, उसके बाद ना सब्जेक्ट्स अच्छे लगने लग गए सेकेंड ईयर से। और हाँ, सब्जेक्ट्स अच्छे लगने लग गए ना, तो अपने आप सीजीपीए भी बढ़ जाएगा, नॉलेज भी आ जाएगी, और कॉलेज अच्छा लगने लग जाएगा। हम्म, तो पढ़ाई करना, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, अच्छा सीजीपीए चाहिए। बहुत हम्म, फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा फर्क तो पड़ता है। पड़ता है। ऐसे हाँ। नहीं है ना तुम्हारा सीजीपीए 5, अगर तुम उस कॉलेज के अंदर ही देख लो, बाहर दुनिया में नहीं फर्क पड़ेगा सीजीपीए से। बट हम्म, अगर तुम कॉलेज में प्लेसमेंट तुम्हारा एक ही वो है, तो अगर हाँ तुम्हारा हाँ 5 है तो नॉलेज बहुत ज्यादा, बट तुमको एग्जाम्स लिखना नहीं आता, तो अब यार 5 सीजीपीए कंपनीज कहकर आती है कि 7.5 से नीचे कोई चाहिए नहीं उनको। हाँ, तो अब इसमें तुम अपनी नॉलेज का क्या कर लोगे? क्या जब कर। कंपनी ने क्राइटेरिया रख दिया कि 7.5 नीचे से सीजीपीए चाहिए नहीं, तो कैसे कर लोगे तुम? हम्म, सही बात। पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, जब कॉलेज इतना कुछ ऑफर कर रहा है तो उसका फायदा उठाना। जब लैब्स इतने ऑफर कर रहा है, रिसर्च पेपर लिखने पे इतना फोर्स करता है कॉलेज, और हाँ ये चीज है, यहाँ के प्रोफेसर रिसर्च पेपर लिखने में बहुत हेल्प करते हैं, प्रोवोक भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं, तो उसका है। तो वो जो चीजें मिल रही है ना, उनका फायदा उठाना है। और बाकी तो हाँ, एंजॉय तो करना है तो एंजॉय करना, वरना बोर होने लग जाओगे, इतना ही है। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। वेलकम। Thank you for watching this video. Do subscribe to the channel and do join me on Telegram. I have added many of my friends there so they can help you with your doubts. Thank you.